चलो अलग। और बताओ आप लोग का क्या हाल है। फाउंडेशन बैच के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में न्यू फाउंडेशन जो 2020 एंड 22 के लिए है, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और आपको बताया था कि ये फिजिक्स पढ़ना कैसे है, इसमें करना क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 12th बोर्ड में क्या होता है, एंट्रेंस में क्या होता है, सब कुछ हम लोग देखे थे 1 by 1 करके। आज हम लोग अब उसको आगे बढ़ाएंगे। आज से हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे और अब कंटिन्यूटी बना के रेगुलर आपके वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे अल्टरनेट डेज में। रेगुलर का मतलब अल्टरनेट में, फिर आगे जैसा नीड होगा वो रेगुलर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कि 10th तक का पढ़ाई और अब का पढ़ाई दोनों का दोनों बहुत अलग अलग है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि 10th में जितना मोटा फिजिक्स का बुक पढ़े थे उससे ज्यादा लेंथ विड्थ वाला तो यहाँ एक चैप्टर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। तो स्वाभाविक है, पढ़ने का तरीका बदलेगा। धीरे धीरे चीजों को हम लोग अब करते चले जाएंगे। हमारा फोकस बहुत साफ होगा कि आपके बोर्ड के प्रिपरेशन अच्छे हो, लेकिन साथ साथ आपका एंट्रेंस का प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जिस चीज पे काम करना है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशन होंगे कि 2022 में जब आप बच्चे एंट्रेंस दोगे तो फिर रिपीट करना, फिर टारगेट करने जैसा स्थिति नहीं हो, अपियरिंग में कर ले। फिजिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन चीजों के लिए, क्योंकि फिजिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था और अभी भी बोलूंगा कि एक कॉन्फिडेंस है। अगर आपका फिजिक्स ठीक होगा, अंदर से किसी भी सीनियर से पूछोगे बता देगा, फिजिक्स ठीक होने का मतलब अंदर से भरोसा हो जाता है मेरा हो जाएगा। इसीलिए बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत प्रेशर नहीं लेना है, चिंता भी नहीं करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। जैसे जैसे बताता चलूं करते चलोगे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करते चलेंगे, बट धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जो जो तरीका बताएंगे, जिस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, सिर्फ उतना आप करते चले जाओगे तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, कुछ लेक्चर्स के बाद आप फील करने लगोगे कि एंट्रेंस के सवाल के साथ बड़े कंफर्टेबल हो। देखो, आईटी पूछे, मेडिकल पूछे, लेकिन अगर एग्जाम वालों ने पूछा और वो सवाल आप मेरे से पूछोगे, लाइव क्लासेज में मैं आऊंगा, मेरे से पूछोगे, मैं सॉल्व कर दूं तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो जेई 2019 ने पूछा, जेई मेन 2020 में भी हो चुका, तो वो पूछे, या नीट 19 का पूछ ले, या एम्स 19 पूछे, 18 पूछे, 17 पूछे, और वो सवाल पढ़ाने के बाद आपसे सॉल्व हो जाए, तो सोच एनर्जी कितना ज्यादा होगा। अंदर से लगे अच्छा यही सब पूछता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मेरा तो हो रहा है। और ये कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा, आप अपना पढ़ाई का मेहनत बढ़ा दोगे और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मैं गारंटी देके बोलूंगा कि चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके कंटेंट्स उतने दमदार आपको मिलेंगे कि चैप्टर एंड करने के बाद कोई भी बुक उठा के सॉल्व करोगे, 90% से ज्यादा क्वेश्चन बिना रुके सॉल्व होगा। एंट्रेंस का पेपर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, यहां भी डिस्कशन मैं करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा एंड देन डिस्कशन करूंगा, और आप देखोगे सारे सवाल यूं ही लगते चले जाएंगे। मन लगा के सिर्फ पढ़ना है, जितना बताया जाता है उतने चीजों को करते चलना है, ठीक ना। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जिसको आप अपने साधारण आंखों से देख सको, आसानी से मेजर कर सको, अगर नहीं कुछ कर सके तो कम से कम एक्सपीरियंस कर लो, उसी को बोलते हैं। या फिजिक्स का डेफिनेशन हम लोगों ने बोला था कि साइंस का ऐसा ब्रांच जिस ब्रांच में नेचर और नेचर में होने वाला हर घटना का स्टडी करते हैं। क्या पढ़े थे? नेचर और नेचर में होने वाला हर घटना का स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग ये भी कहे थे कि ऐसा ब्रांच साइंस का जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करते हैं, उसी का नाम हम लोग कुछ और नहीं क्या बोलते हैं? फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन।
चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मैक्सवेल सर के नाम, मैक्सवेल थ्योरी। क्या कहा था मैक्सवेल सर ने? यार पहले का जमाना भी बड़ा अच्छा था, बड़े आसानी से लोग साइंटिस्ट बनते थे, बड़ा इजी होता था थ्योरी देना। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूं, मोस्ट पॉपुलर थ्योरी न्यूटन्स लॉ के बारे में। आपने स्टोरी सुना होगा कि एक दिन का बात है, न्यूटन सर एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा, न्यूटन साइंटिस्ट बन गए। सही है, न्यूटन साइंटिस्ट पहले से भी थे बट हिट कर गए उसके बाद। हालांकि अब एक बात मैं बोलूं कि अनडाउटली न्यूटन वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये एप्पल का स्टोरी तो ठीक है, वो फिजिक्स में खींच के उनको लाया, लेकिन मैथ्स में कोई जवाब नहीं। जो आप कैलकुलस पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे आगे, 10th पास करे हो तो आगे पढ़ोगे, तो वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिया हुआ किसी और का नहीं, न्यूटन सर का ही है। लेकिन वो एप्पल पेड़ के नीचे गिरे बैठे और एप्पल गिरा, उसी से इतना बड़ा। क्या दैट वाज द फर्स्ट डे जिस दिन एप्पल गिरा था? क्या न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने देखा था? नहीं, बट न्यूटन वाज द फर्स्ट जिसने सोचा। जस्ट सोचो, तुम लोग खुद सोचो, दूसरे का तो छोड़ दे, तुम लोग खुद कितना बार गिर गिर के देखा, या खुद गिर के देखा, या अभी आम का टाइम है तो आम के बगीचे में आम गिरता हुआ देखा होगा। एक एप्पल के गिरने से, गिरते देखने से न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट बने। तुमने कितने आम गिरते हुए देखे होंगे, खुद कितना बार रोड पे गिर के देखा होगा, कभी कुछ नहीं बन पाया। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि न्यूटन वाज द फर्स्ट जिसने सोच लिया। अब कोई भी करेगा बोलेगा ये न्यूटन लॉ है। तो मैं आपको बोलूं उस समय इजी था कॉन्सेप्ट, कुछ भी होता था एक उसको थ्योरी बना दिया जाता था, साइंटिस्ट बन जाते थे। बस ये यूं ही कहने के लिए मैं बोलता हूं, इजी नहीं था एट दैट टाइम भी, ये टफ था। ये हंसने हंसाने की बात है कि भाई एप्पल गिरने से न्यूटन साइंटिस्ट, ऐसा नहीं कि एप्पल गिरने से न्यूटन साइंटिस्ट बने। न्यूटन सर बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, अनपैरेलल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे थ्योरी दिए हैं उन्होंने, और हम लोग पढ़ेंगे से आगे पढ़ने के साथ साथ। यहां भी मैक्सवेल का बात हो रहा है, मैक्सवेल ने भी वैसा ही कहा। मैक्सवेल सर ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो मैक्सवेल पहली बार कह रहे थे, लोग जानते थे, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैक्सवेल ने उसको स्टेटमेंट बना के सामने प्रोजेक्ट कर दिया, और वो थ्योरी मैक्सवेल का थ्योरी हो गया। क्या था? तो मैक्सवेल सर का कहना था कि हम लोगों का नॉलेज किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, हम लोगों का नॉलेज किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तब तक अधूरा है जब तक हमें दो बातों का पता ना हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। बिना न्यूमेरिकल वैल्यू एंड बिना यूनिट का हम लोगों का नॉलेज किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अधूरा। अब एग्जाम्पल सुन, मैं बता रहा हूं। अगर मान लो आप जाते हो किसी कपड़ा बेचने वाले, जो मीटर से, लेंथ से जो नाप के देता है, उस कपड़ा बेचने वाले के यहां, और उसको आप कहते हो कि 5 दे दो, क्या वो देगा? तुरंत एक बार रिप्लाई तो ये पूछेगा फिर आपसे, सर क्या बोले? तुम बोलो 5 दे दो। अंदर अंदर वो यही फील करेगा ये आदमी मेंटल है, कि 5 दे दो यार। 5 जब लेंथ मेजरमेंट का है तो 5 क्या 5, वो नहीं दे पाएगा। अगर मान लो तुम्हारा दोस्त आता है और तुम्हारे बाद वो पूछता है मीटर दे दो, तो क्या वो नापने वाला मीटर उठा के दे देगा? नहीं देगा। लेकिन कोई तीसरा आदमी आता है, बोलता है 5 मीटर दे दो, वो दे देगा। आपने 5 बोला, क्लियर नहीं हुआ कि क्या बोल रहे हैं। आपने मीटर बोला, क्लियर नहीं बोला हुआ कि क्या बोल रहे हैं। जैसे ही आपने बोला 5 मीटर, क्लियर हो गया कि आप क्या बोल रहे हैं।
5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज यूनिट। सिर्फ 5 नहीं काम कर पाया, सिर्फ मीटर नहीं काम कर पाया, 5 मीटर काम कर दिया। तो मैक्सवेल सर ने यही कहा कि हमारा नॉलेज तब तक अधूरा है जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों का आइडिया हमें ना हो। अब जरा सोचो, कोई आदमी सब्जी खरीदने जाता है और सब्जी दुकानदार से बोलेगा कि मान लो भिंडी खरीदने गया, बोलेगा 4 दे दो, तो क्या एक बार पूछेगा सर क्या बोले, बोलो 4 दे दो, क्या वो 4 पीस उठा के दे देगा? नहीं देगा। उसे लगेगा कि आदमी कुछ तो है, उड़ा हुआ है इसका। कोई दूसरा आता है बोलता है किलो दे दो, क्या वो किलोग्राम वाट जो मेजर करता है वो उठा के देगा? नहीं देगा। लेकिन कोई तीसरा अगर आके कहता है कि 4 केजी दे दो, वो दे देगा। तो ये टर्म डिफाइंड कब हो पाया? अकेले 4 से हुआ? नहीं हुआ। अकेले केजी से हुआ? नहीं हुआ। किससे हुआ? 4 केजी से। 4 केजी में क्या है? तो 4 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी इज यूनिट। 4 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज यूनिट। करेक्ट है? तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि आवर नॉलेज about physical quantity incomplete without aid of numerical value and unit। उन्होंने पहला स्टेटमेंट बोला कि हम लोगों का नॉलेज किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तब तक अधूरा है जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का सही पता ना चले। यहां 3 नया टर्म आया है फिजिकल क्वांटिटी। चलो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बोला था उसके बारे में कि फिजिक्स के डेफिनेशन में, आज उसका डिटेल देखेंगे क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे पुराना परिचय है, और एक नया टर्म आपका आ रहा है यूनिट। मतलब 2 नया टर्म, एक पुराना टर्म इसमें इन्वॉल्व है। हम लोगों का नॉलेज और नॉलेज अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के बारे में हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट है जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को ना समझ लें। अकेले न्यूमेरिकल वैल्यू कोई काम नहीं करेगा, अकेले यूनिट कोई काम नहीं करेगा। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आएगा तो काम करेगा। अगला उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगला प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान देना, उन्होंने आगे बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब n इंटू यू न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिए हैं, पहली बात एग्जांपल देख लो इसके लिए। हम लोग कहते हैं 5 केजी 7 मीटर 8 एम्पियर 20 सेकेंड। कोई भी एग्जांपल उठा देख ले। मैं बोलूं ये 5 क्या है? यही है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये केजी क्या है? यही तो है यूनिट। 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी इज यूनिट। आप कहोगे कि 7, ये 7 क्या है? तो ये 7 है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मीटर क्या है? दिस इज यूनिट। ये 8 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एम्पियर क्या है? यूनिट। आप कहोगे 20 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर कोई सामान 5 केजी खरीद कर घर में रख दो, 5 केजी चावल खरीद के रख दो, कितना दिन में वो 6 केजी होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। 7 मीटर कपड़ा खरीद के घर में रख दो, कितना दिन में 10 मीटर होगा? तो नहीं होगा। 7 मीटर अगर है आज, तो तुम साल भर बाद भी देखोगे तो 7 मीटर ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? तो कांस्टेंट है। आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये क्या है? तो कांस्टेंट है, ये क्या है? तो कांस्टेंट है, ये क्या है? तो कांस्टेंट है। तो देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट अपने आप में कांस्टेंट है, हम लोग पहले से जानते थे। लेकिन यही बात बोलकर मैक्सवेल सर यहां के लिए एक थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट। हालांकि मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम है, फिजिक्स में बहुत सारा थ्योरी मैक्सवेल सर का पढ़ना होता है। अभी फिलहाल जो मैक्सवेल का बेसिक थ्योरी पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन में, वो यही है। अभी इतना से मतलब रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। तो देख लो, स्क्रीन पॉज करके और डन, पूरा नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करते चलना है, जितने लेक्चर होंगे सारा कुछ आप लिखते चलेंगे। डन। ऐसा नहीं कि देखने से न्यूमेरिकल बनेगा। कॉपी में रहेगा, एक बार लेक्चर सुन लो, कॉपी में लिख लो, एंड लिखने के बाद रिवाइज कर लो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे, और न्यूमेरिकल पे जब आएंगे करते चलेंगे। कोई भी बुक आपके पास हो, एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स तो रखना ही है, बाकी कोई भी बुक आपके पास हो तो वो बुक आप करोगे, आपसे आराम से सॉल्व होता जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग उसके लिए बात करेंगे, उस हिसाब से ये करेंगे। लाइव क्लासेज में आएंगे तो आप अपना ओपिनियन देंगे, बट मैं गारंटी दूंगा कि अगर आपने जितना कहा जा रहा है उतना किया तो गारंटी दूंगा कि सारे सवाल आपके लगेंगे, 90% से अब सवाल लगेंगे। क्लियर है? तो हमेशा नोट डाउन करने पे भरोसा करना, पूरा नोट डाउन करना है। चल आगे देखते हैं। क्या आपने पढ़ा मैक्सवेल थ्योरी में कि n इंटू यू जो है ये आपका कांस्टेंट है? सही बात है जी। यहां से जो जो कंक्लूजन आता है वो हम लोग करते चलते हैं। पहला, n इंटू यू कांस्टेंट मतलब n1 u1 जो होगा वो n2 u2 के बराबर होगा। n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3 n4 u4, जो भी लिखना लिखते चले जाओ। अगला जो होगा वो ये कि n इंटू यू, इसका मतलब है कि n इक्वल्स कांस्टेंट। अब ये पूरा नहीं लिखेंगे, इसी तरह लिखते जाएंगे, कास्ट मत पढ़ लेना, वो कांस्टेंट है भाई। तो आप कहोगे कि कांस्टेंट बाय यू, अगर कांस्टेंट है तो हटेगा, हटने का मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि ये टर्म अगर हटता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है। ये अगर यूनिट डिनोमिनेटर में था तो वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, मतलब उसी को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर सामने रहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? तो मतलब हुआ कि नीचे वाला टर्म अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला टर्म घटेगा। यूनिट अगर बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, अगर यूनिट घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। देख ले, ध्यान देना, अगर यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, अगर यूनिट घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दोनों इकट्ठे ना तो बढ़ सकता है और ना ही घट सकता है। आप कहोगे एग्जाम्पल बोलिए, बिल्कुल देख लो। किसी ने बोला 1 मीटर, आपने बोला नहीं नहीं ये तो 100 सेंटीमीटर है। आप मुझे एक बात बताओ
कि आपके दोस्त ने अगर बोला 1 मीटर और आपने कहा 100 सेंटीमीटर, दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देकर देखो क्या हो रहा है, ये टर्म हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये टर्म क्या है, यूनिट। अब देखो 1 से 100 हो गया मतलब ये बढ़ा, 1 से 100 हो गया मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा। यूनिट के बारे में जरा सोचो, यूनिट क्या है, तो मीटर से सेंटीमीटर हो गया, मीटर बढ़ा या सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली मीटर बढ़ा, इसका मतलब क्लियर है यूनिट क्या हुआ, तो घट गया। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया लेकिन यूनिट घट गया, तो दोनों एक साथ ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। और कहोगे एग्जांपल देख लो, किसी ने लिखा 1 आवर, दूसरे ने लिखा 60 मिनट, तीसरे ने लिखा 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। देख लो क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 60 हो गया मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, तो बढ़ा। ये टर्म 1 2 3 4 यही न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, तो बढ़ा। यूनिट क्या हुआ, यूनिट देख लो 1 आवर से 60 मिनट, आवर से मिनट हो गया, यूनिट जो हो गया घट गया। आप कहोगे मिनट से सेकंड, देख लो यहां पे अगर आप कह रहे हो मिनट से सेकंड, तो वंस अगेन मिनट बड़ा या सेकंड बड़ा, तो मिनट बड़ा है सेकंड छोटा, मतलब 60 मिनट से अगर गए फिर घट गया। आप कहोगे 60 मिनट से देख लो 3600, 60 मिनट अगर बोलते हैं 3600 सेकंड है, तो 60 से बढ़कर 3600 हो गया मतलब बढ़ा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा और यूनिट घटा। तो मैं बोलूं कि मैक्सवेल सर के कॉन्सेप्ट में यही बात था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि दोनों एक साथ ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, दोनों में से कोई एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। क्लियर हो गया? चल आगे देखते हैं। यहां से दो फॉर्मूला बना तुम्हारे याद रखने का, दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। पहला बना कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, याद रखना है, और दूसरा बना n1 u1 बराबर n2 u2। दोनों एक ही जगह से आया है, बट ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। करेक्ट? चल आगे बढ़। एक टर्म यहां आया सबसे पहले जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी, किसको बोलते हैं? कहता है ऐसा क्वांटिटी जिसको आप अपने साधारण आंखों से देख सकते हो। जैसे इस पेन का कुछ ना कुछ लंबाई है, कितना नहीं पता, कोई बोलेगा 1 सेंटीमीटर, कोई 10 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा 5 किलोमीटर लंबा है। ये तो अपना अपना ओपिनियन हो सकता है लोगों का, मैं ये नहीं कह सकता उसमें कौन गलत कौन सही। ये तो मेजरमेंट के बाद पता चलेगा जब इस पे स्केल लगाया जाएगा कि भाई ये 5 किलोमीटर लंबा नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इस पेन को लंबाई है ही नहीं। बड़ा छोटा कहना वो उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ लंबाई है, ये बात सब लोग बोलेगा। और इस लंबाई को देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत नहीं, हम अपने साधारण से आंख से अगर चश्मा हटा भी लो आपको दिखाई देगा।
तो ऐसा क्वांटिटी जिसको साधारण आंख से देख सकते हैं, उस क्वांटिटी का नाम कुछ और नहीं, कौन सा? तो फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप साधारण आंख से देख सकते हैं, उस क्वांटिटी का नाम क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी है। अब कोई बोलेगा कि सर नहीं देख सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तब भी है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे, देख लो। दूसरा चीज, अगर नहीं देख सकते तब के लिए ऐसा क्वांटिटी जिसको आसानी से मेजर कर सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम सब का कुछ ना कुछ वजन है, 40 किलो, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, जो भी वेट हो, बट वेट है। तो अगर कोई बोले तुमसे कि तुम्हारा वेट कितना है, तो क्या बोलोगे आप कि रुको हम अपना शरीर को भेजते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और वहीं से टैग लगा के आएगा कि मेरा वेट कितना है तो बताएंगे, क्या ऐसा बोलोगे? नहीं। आप अपना वेट करने के लिए बड़ा आसान है, वेइंग मशीन पे खड़ा होते हैं और वो रीडिंग बता देता है। हालांकि मैं न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा, मैं क्लियर करूंगा आपको कि वेइंग मशीन कभी किसी का वेट नहीं बताता, वो नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है, लेकिन वो तब का तब देखेंगे। फिलहाल अभी उसी को वेट बोलते हैं, तो आप कहोगे वेइंग मशीन पे खड़ा होंगे सर, आराम से निकल जाएगा। तो ऐसा क्वांटिटी जो इजीली मेजरेबल हो गया, आसानी से आप नाप सके। इस पेन का लंबाई अगर है तो इसको भी आसानी से नाप सकते हैं। साधारण आंख से देख भी रहे हैं, लेकिन आसानी से नाप भी सकते हैं। मास के केस में साधारण आंख से देख नहीं रहे कि कितना मास है, लेकिन नाप सकते हैं। तो सारे प्रॉपर्टीज हो या कोई एक भी प्रॉपर्टी रहेगा तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो, दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। पहला, साधारण आंख से देख सकते हैं, कोई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लगा के नहीं, साधारण आंख से देख सके। दूसरा, आसानी से मेजर कर सके। तीसरा, कि अगर ये दोनों नहीं हो पाया तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर लेते हो, ऐसे क्वांटिटी का नाम कुछ और नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। एक्सपीरियंस करना बड़ा अजीब सा लगता है, एक्सपीरियंस कैसे? तो मैं एक बात बोलता हूं, सुनो। मान लो कि किसी रूम में 2000 वाट का हीटर ऑन कर दिया गया। कितने वाट का? 2000 वाट का। स्वाभाविक है कि 2000 वाट का हीटर अगर 2 घंटा 3 घंटा ऑन है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। बचपन में आपने एक खेल खेला होगा, आंख बंद करने वाला। तो मानो कि तुम्हें यह नहीं पता कि रूम में हीटर ऑन है कि नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने यह सारा कार्यक्रम किया कि रूम के अंदर हीटर ऑन कर दिया, और उसने क्या किया कि आपके आंख पे बांध दिया, और उसके बाद धीरे से डोर ओपन करता है और आपको ले जाता है कि रूम के अंदर चलो। 2-3 घंटा हीटर ऑन है, क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। अब तुरंत बोलोगे कि नहीं, रूम में बहुत गर्मी है। अगर वो पूछे कितना गर्मी है, क्या आप नाप सकते हो आसानी से? नहीं। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर लाना पड़ेगा, तब होगा। कहे कैसा गर्मी है, क्या देख पाते हो? नहीं। आप करते क्या हो? तो ना आप देखे, ना आप मेजर किए, आपने फील कर लिया। ऐसा क्वांटिटी जिसे साधारण आंख से देख नहीं सकते हैं, आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो क्वांटिटी भी कौन सा है? फिजिकल क्वांटिटी। देख लो जी। तो हम लोग कहेंगे सच क्वांटिटी which can be seen through, पहला में नेकेड आई, खुले आंखों से देख सकते हो। कैन बी मेजर्ड इजीली, आसानी से मेजर कर सकते हो। एक्सपीरियंसेस,
आसानी से खुले आंखों से देख सकते हो, आसानी से मेजर कर सकते हो, अगर नहीं कुछ कर सके तो कम से कम एक्सपीरियंस कर लेते हो, इसी क्वांटिटी का नाम कुछ और नहीं क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल आप बोलोगे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एक्सेट्रा। ये सब का सब कौन सा क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी, जिसे साधारण आंख से देख सकते हैं या आसानी से मेजर कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सके तो कम से कम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। करेक्ट है। चल आगे देखते हैं। हम लोग कहेंगे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होगा। एक साथ लिख दें इकट्ठे, सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो फटाफट स्क्रीन बार बार बोलेंगे, स्क्रीन पॉज करके और लिखते चलना। चल देख ले, हम लोग कहते हैं कितने तरह का होगा फिजिकल क्वांटिटी। धीरे धीरे पॉइंट को हम लोग पढ़ते चलेंगे, उसी पे टिका होता है कॉन्सेप्ट फिजिक्स का। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा फिजिक्स सही है। फिर देख लो फिजिकल क्वांटिटी, पहला हो गया टाइप्स, स्केलर, दूसरे का नाम है वेक्टर, तीसरे का नाम है टेंसर। हालांकि हम लोग इस सिलेबस में स्केलर और वेक्टर ही पढ़ना है, लेकिन वो है तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्केलर अदिश राशि, हिंदी में पढ़े होगे तो पढ़े होगे अदिश राशि। क्या है ये स्केलर क्वांटिटी? आपने पढ़ा होगा ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर। सही पढ़ा आपने पढ़ा तो गलत कैसे पढ़े होगे, सही पढ़ी। वेक्टर किसको बोलते हैं? तो कहोगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, उसका नाम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एग्री। लेकिन एक बात मुझे बता, करंट जिसके हेल्प से बल्ब ग्लो करता है, फैन चलता है, एसी चलता है, उसके बारे में सोचो कि अगर किसी वायर में करंट है, कवर्ड वायर है, अनकवर्ड वायर है, स्विच ऑन करा हुआ है, कनेक्शन है, एंड देन उस वायर को आप छूते हो, करंट किसको लगेगा, आपको या मुझे? तो ऑब्वियस आंसर आएगा कि आप कहोगे सर मुझे लगेगा। सही है। अगर आपने नहीं छुआ, आपके दोस्त ने छुआ तो उसे लगेगा, अगर मैं छू लूं तो मुझे लगेगा। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन फिक्स हो गया फ्रॉम वायर टू बॉडी। फिजिक्स की भाषा में बात करो तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर उतना दिमाग नहीं लगाए तो रफली भी बोलेंगे तो बोलेंगे वायर से बॉडी की तरफ डायरेक्शन फिक्स है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 50 एम्पियर, जो भी हो, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है। क्या करंट वेक्टर है? नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं बोलूं टाइम, जरा सोचो। जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो आप बोलते हो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जस्ट हम एक बात काउंट करते हैं कि अभी 2020 है, 2020,
कितना तारीख भाई? तो 13 है, 13 तारीख है। 13 तारीख कौन से मंथ का? तो मई है। पूरा अगर लिखो तो कहोगे 13 मई 2020। ये फिर कब आएगा? 13 मई आएगा, लेकिन 20 के साथ नहीं, 21 के साथ, 22 के साथ, 23 के साथ, 24 के साथ। मतलब साफ है कि ऐसा नहीं, डिस्टार्टेड नहीं चलता कि अभी 20 है, फिर अगला ईयर मन करेगा 2009 हो जाएगा, फिर मन करेगा 2006, फिर हो जाएगा 2050। ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। अगर आगे बढ़ेगा तो डायरेक्शन है, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 साल, 15 साल, मैग्नीट्यूड भी है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि आपने तो कहा था जिसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेक्टर, तो नहीं, ये भी स्केलर है। तो कहोगे कि डेफिनेशन होगा क्या? तो फिर जो आपने पढ़ा वो भी सही है, थोड़ा सा एडिट करेंगे बस। मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हर हाल में हो। मैग्नीट्यूड मतलब 1 2 3 4 5 6 वो न्यूमेरिकल वैल्यू। मे हैव डायरेक्शन, हो सकता है डायरेक्शन हो, बट नेवर ओबेज वेक्टर रूल फॉर एडिशन। आप कहिएगा कि ये वेक्टर रूल फॉर एडिशन क्या है? वेक्टर रूल फॉर एडिशन क्या है? तो यही चीज हम लोग वेक्टर चैप्टर, वेक्टर नाम का पूरा चैप्टर ही होगा, वहां पे हम वेक्टर रूल फॉर एडिशन पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ बात नहीं करेंगे उसमें। याद रखना, जैसे मैं एक 2 लाइन में समझा दूं कि अभी कोई आदमी अगर मान लो कहता है आपको कि 7 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो तुरंत तुम कहोगे कि 7 और 10 को जोड़िएगा तो 17 होगा। अगर उस आदमी ने कहा कि मैंने 7 और 10 को जोड़ा, मेरा आंसर 9 आ गया, बहुत तगड़ा हंसोगे। कि अगर आदमी मान लो अच्छा खासा एज का है, तुम्हारे से सीनियर है, तो बड़ा तगड़ा हंसी आएगा कि इतना बड़ा हो गया, जोड़ घटाव भी नहीं आता। लेकिन बेटे याद रख, कुछ दिन बाद तू भी बोलेगा कि 7 और 10 को जोड़ेंगे 9 होगा। किस मेथड से? तो जिस मेथड से, उसी का नाम तो वेक्टर है। वेक्टर के मेथड से जोड़ने घटाने का एक नया तरीका हम लोग सीखेंगे। क्या होगा नहीं होगा ये तब का तब उस टाइम पे देख लिया जाएगा। फिलहाल याद रखना कि अगर वेक्टर रूल फॉर एडिशन को नहीं मानेगा तो क्या है? स्केलर है। एग्जांपल कहोगे, बिल्कुल एग्जांपल देख लो। अब कहोगे डिस्टेंस, अब कहोगे टाइम, अब कहोगे स्पीड, अब कहोगे एनर्जी, ये सब का सब कुछ और नहीं, कौन सा? स्केलर क्वांटिटी है। चलो अगला हम लोग कहते हैं कि वेक्टर किसको कहेंगे? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हर हाल में होना चाहिए, मस्ट हैव डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हर हाल में होना चाहिए, डायरेक्शन हर हाल में होना चाहिए, और तीसरा और आखिरी ऑलवेज ओबेज वेक्टर रूल फॉर एडिशन। वेक्टर का जो जोड़ घटाव का नियम है उसको माने। जो हम लोगों ने बात किया अभी कि करंट स्केलर है, क्यों? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन यही एडिशन रूल को नहीं मानता है, इसलिए स्केलर है। तो वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा, एडिशन लॉ को भी माने तो वेक्टर है। एग्जाम्पल देख लो। आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, आप कह सकते हो वेलोसिटी,
आप कह सकते हो एक्सीलरेशन, आप कह सकते हो फोर्स, एटसेट्रा। बहुत सारा एग्जांपल होगा वेक्टर क्वांटिटी का, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। फिलहाल तो बस ये सब याद रखना है। कहोगे टेंसर क्या? मैं बोलूं कि आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो फिजिक्स में एक ही क्वांटिटी आपको पढ़ना रहेगा जिसका नाम होगा टेंसर क्वांटिटी। वही टेंसर जब जीरो ऑर्डर का होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। यही जीरो जब फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर होगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर का होगा तो टेंसर क्वांटिटी है। कहोगे तो ये टेंसर क्वांटिटी है क्या? मैं बताता हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर में वेक्टर को जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुना किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर का डिवीजन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि डिवीजन होता ही नहीं है। डायरेक्शन के डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। नॉर्थ को ईस्ट से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो डिवीजन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि रफली, नॉट ये प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए आइडेंटिफाई करने का हमारा क्या तरीका होगा, वो ओरिजिनल क्या होता है। तो ओरिजिनली मैंने बोला एक ही क्वांटिटी होगा टेंसर, वही जब जीरो ऑर्डर होगा तो स्केलर, फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर, सेकंड थर्ड में टेंसर। लेकिन हम अपने छोटे से सिलेबस के अकॉर्डिंग कर बात करें, छोटा सा सिलेबस इन सेंस ऑफ टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी ऐसा नहीं छोटा बहुत बड़ा पढ़ना है यार। तो मैं बोलूंगा कि अगर वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड किया जाए, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कर दिया जाए, जो क्वांटिटी बनेगा उसी क्वांटिटी का नाम क्या होगा? टेंसर। देख लो, इफ वेक्टर डिवाइडेड बाय, मैं बोलूंगा ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए, आप जो समझोगे उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। ये वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर रिजल्ट विल बी टेंसर। अगर वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ और नहीं, क्या होगा? टेंसर। एग्जांपल में देख लो, आप कह सकते हो प्रेशर, फोर्स, ये फोर्स है, ये एरिया है। आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये सिंबल है बाय अल्फा, ये क्या है? तो टॉर्क है। ये क्या है? तो एंगुलर एक्सीलरेशन। अभी दिमाग नहीं लगाना इस पे, आगे चल के पढ़ेंगे ये सब टर्म। फिलहाल कौन है टेंसर क्वांटिटी ये समझ लो। चलो रिलेशन छोड़ो, अगला लिख लेते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होता है ये सब आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। सरफेस टेंशन, एटसेट्रा। ये सारा क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है? तो टेंसर। लेकिन एक बढ़िया बात इसके साथ है, और वो ये कि हम लोगों के सिलेबस में टेंसर बिहेव्स एज, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि टेंसर स्केलर होता है, टेंसर अलग क्वांटिटी है भाई, लेकिन हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं पढ़ना है, इसलिए जो टेंसर क्वांटिटी है हम उसे स्केलर जैसा ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप ऑप्शन देखना, अगर ऑप्शन में टेंसर लिखा हुआ है तो टेंसर है, अगर टेंसर नहीं लिखा हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? स्केलर है। क्लियर हो गया? आगे
तो इस पे बहुत दिमाग अभी इसलिए नहीं लगाना है, वेक्टर नाम का एक चैप्टर ही पढ़ेंगे जहां पूरा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक टर्म हमारा फिजिकल क्वांटिटी आया था, मैंने डिफाइन कर दिया। अगला टर्म आ जाओ बात करते हैं। अगला टर्म था हमारा, जो टर्म आता गया उसके बारे में बात करो। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कर लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बारे में मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं, आप लोग खुद से जानते हो। 1 2 3 4 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू। बचपन से पहाड़ा से ही तो शुरू करते हैं कहानी को, तो वही पहाड़ा तो है, वही 1 2 3 4 जितना पढ़ते हो वही सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अब एक नया टर्म आ रहा है, उसके बारे में बात करना जरूरी है, यूनिट। एक नया टर्म आ रहा है, यूनिट। यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो फंडामेंटल एजम्पशन लिया जाता है उसी का नाम है यूनिट। ध्यान देना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो फंडामेंटल एजम्पशन लेंगे उसी का नाम क्या है? यूनिट। जैसे एक सिंपल सा बात मैं बोलता हूं, सुनो। अगर 1 किलोग्राम है तब ना किसी आदमी का वजन 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी है। अगर 1 केजी नहीं होता तो क्या 40, 50, 60 पता चलता? ये 1 केजी यही फंडामेंटल है। ये जो फंडामेंटल है इसी का नाम कुछ और नहीं, क्या बोलेंगे? यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में दूसरों का कंपैरिजन होता है, सच स्टैंडर्ड मेजरमेंट वैल्यू नेम्ड एज क्या? यूनिट। देखो, शुरुआत के दिनों में ये सब चीजें एजम्पशन था, लेकिन एक बार अगर मान लिया गया तो मान लिया गया। जस्ट एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, सुन ले पहले, अच्छे से समझ बात। अगर आपको कोई बोले कि मैन मतलब क्या होता है, आप बोलोगे आदमी। ऑक्स मतलब क्या होता है, आप बोलोगे बैल। करेक्ट है। रेफरेंस कहां से पता चला? तुरंत बोलोगे डिक्शनरी से। क्या पता चला? तो डिक्शनरी में लिखा हुआ है भाई कि मैन मतलब आदमी, तो हम लोग समझ लिए मैन मतलब आदमी। अभी किसी को बोलेगा अरे यार तू बहुत अच्छा मैन लग है, बहुत अच्छा मैन है, उसे अच्छा लगे, बोले सच में? बोले यस। 2 3 4 बार बोलोगे, अगर लगातार बोल दिया तो तुम्हें मिठाई भी खिलाने ले जाएगा कि चल मिठाई उठाई खिलाते हैं, होता है। लेकिन अगर किसी आदमी को बहुत क्लोज भी फ्रेंड है तुम्हारा, बोलोगे यार यार क्या तू अच्छा ऑक्स लग रहा है, बहुत मारेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्स का मतलब हो गया कि वो बैल है। क्या वो सच में बैल है? यार आदमी है वो तो। लेकिन जस्ट सोच, अगर उस डिक्शनरी में ये लिखा होता ऑक्स मतलब आदमी है, मैन मतलब बैल, देन तेरे से कोई पूछता कि तुम क्या हो, क्या बोलते? ऑक्स। क्या बोलते? ऑक्स। मैन नहीं बोलता। इन दैट केस किसी को बोलते अरे बहुत बहुत बड़ा अच्छा ऑक्स लग रहे हो, और कहता सही बात है, क्या सही में? लेकिन अगर किसी को तुम बोल देता कि बहुत अच्छा मैन लग रहे हो, मारता तुम्हें। तो उसमें लिखा हुआ है, क्यों लिखा गया मैन मतलब आदमी, क्यों ऑक्स मतलब बैल, क्यों? हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग फॉलोअर हैं, उस पर डिपेंड करके बस। तो कुछ चीजें क्या है, फंडामेंटल एजम्पशन। जैसे मास को किलोग्राम ही क्यों बोला गया, लॉजिक नहीं है। ये फंडामेंटल एजम्पशन है कि मास को किलोग्राम, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड, हम लोग उसी पे डिपेंड होंगे। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए
उसके स्टैंडर्ड का एक फंडामेंटल एजम्पशन लिया गया, उसी एजम्पशन का नाम क्या बोला गया? यूनिट। और ये एजम्पशन है, ये मान लिया गया, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे बस। तो देख लो, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर मेजरमेंट of a physical quantity with relative to which we compare any other named as unit. स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया, उसी स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में दूसरों का कंपैरिजन हम करते हैं, उसी स्टैंडर्ड वैल्यू का नाम क्या बोलेंगे? यूनिट। अब ये यूनिट कितने टाइप्स का होगा तो देख लो। एक का नाम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और दूसरे का नाम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। एक का नाम है फंडामेंटल यूनिट और दूसरे का नाम है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे? ऐसा यूनिट जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं हो, सच यूनिट आर फंडामेंटल यूनिट। जैसे आपसे कोई बोले कि 5 किलोग्राम कितना मीटर होगा, कोई पूछता है 5 किलोग्राम कितना मीटर होगा, मुझे लगता है सीधे पूछोगे उससे कि नॉर्मल हो या मेंटल हो। यार 5 किलोग्राम मास का यूनिट मेजरमेंट है, मीटर लेंथ का है, बराबर कहां से होगा? कोई तुमसे बोले कि 20 सेकंड कितना किलोग्राम के बराबर होगा, क्या कोई कंपैरिजन है दोनों में? तो एक दूसरे से कनेक्शन ये इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट हो तो दैट यूनिट आर नेम्ड एज कौन सा? फंडामेंटल यूनिट। जिसका एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो, ऐसे यूनिट का नाम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। देख लो, यूनिट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र रहने वाला यूनिट। एग्जाम्पल, मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, करेंट एम्पियर एटसेट्रा। किलोग्राम को ना मीटर में लिख सकते हैं, ना मीटर को सेकंड में लिख सकते हैं, ना किलोग्राम को एम्पियर में लिख सकते हैं। मतलब सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या है? फंडामेंटल। और डिराइव किसको कहेंगे? यूनिट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल पे डिपेंड करने वाला जो यूनिट होगा, सच यूनिट आर नेम्ड एज कौन सा यूनिट? डिराइव्ड यूनिट। ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा, नाम बोलेंगे डिराइव्ड। एग्जांपल देख लो, जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे वही बात कर रहे हैं। आप कहते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी याद होगा, आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, आप पढ़े होंगे 9th में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन हिंदी में, और टाइम मतलब सेकंड, आप कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। देखो, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड एक फंडामेंटल, लेकिन इस दोनों के हेल्प से आने वाला मीटर पर सेकंड ये फंडामेंटल नहीं, ये डिराइव्ड यूनिट है। अब कहोगे कि एक्सीलरेशन,
त्वरण पढ़े होगे हिंदी में। एक्सीलरेशन क्या कहते हैं? तो कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, देख लो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, बाय सेकंड अब कहोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला मैं बोलता हूं फोर्स, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मतलब किलोग्राम, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहां तीन तीन फंडामेंटल यूज हो गया, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, तीनों फंडामेंटल, केजी, मीटर एंड सेकंड। लेकिन ये जो एक नया यूनिट बन गया, इसी को आगे चल के न्यूटन बोलोगे, ये फंडामेंटल नहीं, ये डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स का यूनिट आपको पता होगा न्यूटन है। तो जो फंडामेंटल के हेल्प से डिराइव तैयार किया जाता है, उस यूनिट का नाम डिराइव्ड है। जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, उसका नाम फंडामेंटल है। फटाफट नोट डाउन करो। ये तो हो गया यूनिट कितने तरह का है वो। आगे हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका एक सिस्टम है। मान लो आपने 10th पास किया है, अब आप 10th पास करने के बाद जेई का तैयारी कर रहे हो या मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, मतलब आईटी के लिए या मेडिकल के लिए, तो ऐसा नहीं कि कोई भी बुक पढ़ लो उससे सवाल आ जाएगा। मान लो कोई बच्चा तैयारी आईटी का करता है, बुक हिस्ट्री का पढ़ता है, क्या कभी उससे क्वेश्चन आएगा यार? नहीं आएगा। कोई बच्चा मान लो तैयारी कर रहा है मेडिकल का और बुक सॉल्व कर रहा है मैथ्स का, क्या कभी सवाल लड़ेगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया कि अगर आपको आईटी का तैयारी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल का तैयारी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ेगा। सवाल उसी सब्जेक्ट से आएंगे। तो मेडिकल या इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए जो सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया गया, इसी का नाम तो सिस्टम है। अगर सिस्टम से कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सिस्टमेटिक करेंगे तो अच्छा कर जाएंगे। तो अगर मान लो सिस्टम है इन सब चीजों के लिए, तो स्वाभाविक है यूनिट के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम जरूर होगा। कौन सा सिस्टम है, क्या प्रॉपर्टीज है यूनिट का, ये सब चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक होगा यूनिट के सिस्टम के बारे में, फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर न्यूमेरिकल। अगले लेक्चर से आप लोगों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। मतलब अगले लेक्चर से आपको प्रॉब्लम मिलना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट से ही सवाल होगा, तो वहां से स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही करेंगे। हर लेक्चर के बाद कॉपी जरूर बनाना, नोट डाउन करते चलना, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। अगर नोट डाउन करोगे तो चैप्टर एंड करेगा, देन मैं आप लोगों का फीडबैक जरूर लूंगा लाइव क्लासेज में आके कि सारे न्यूमेरिकल बने कि नहीं बने, सारे एग्जाम का सवाल बनता है कि नहीं। क्योंकि टीचिंग वही बढ़िया है जिसमें फैकल्टी के पढ़ाने के बाद बच्चों से सवाल बन जाए, ना कि टीचर से सवाल बन जाए। जो फैकल्टी पढ़ाते हैं उन्हें तो आता है तभी तो पढ़ाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका टीचिंग जो है वो किस स्टैंडर्ड का है, वो बच्चों में डेवलप कर पाता है, ये पोटेंशियल डेवलप कर पाता है कि नहीं, कि बच्चे सवाल सॉल्व करें।
तो मैं एकदम आनंद कुमार आपको भरोसा दिलाता है कि नोट पकड़ के पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहो, सारे सवाल आपसे बनेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।